के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम ने सभासदों को दिया कोविड मेडिकल किट जो पहुंचेगी कोविड मरीजों तक। मंडवाडीह थाना क्षेत्र के एक जनरल मर्चेंट में चोरी की घटना कारित करने पहुंचे चोर हुए असफल। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी अस्पताल का डीएम व कमिश्नर ने किया निरीक्षण। और मौसम खुशनुमा होते ही लोग पहुंचे गंगा घाट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा सभासदों को कोविड मेडिकल किट प्रदान की गई जो कोविड मरीजों तक पहुंचाई जाएगी। वाराणसी में नगर निगम द्वारा सभी 90 वार्डों में कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक वार्ड के सभासदों को 33 पैकेट दवाओं का वितरण किया गया। वहीं सुपरवाइजर को 1 पैकेट सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर व 10 साबुन के पैकेट का वितरण हुआ। इस अवसर पर महापौर मृदुला जायसवाल ने पार्षदों के बीच दवाएं बांटी। उसके बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह द्वारा सभी वार्डों को इस किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर मृदुला जायसवाल ने बताया कि 5 दिन के दवा का पैकेट बनाकर सभासदों को दिया गया है और भी दवाइयां आने पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर इन दवाओं का वितरण किया जा रहा है। फैली हुई है कोरोना का, इसमें एक सहयोग प्रदान करने के लिए और स्वास्थ्य विभाग जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें नगर निगम भी हमेशा साथ रहा है, तो उन्होंने दवाइयाँ प्रोवाइड कराई। तभी आज का आयोजन हुआ कि हर एक पार्षद को हम 30-30 दवाइयों की किट देंगे और सुपरवाइज़र को थर्मो किट देंगे। उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर है और मास्क है, सैनिटाइज़र है। वो सुपरवाइज़र उस वार्ड में पार्षद के द्वारा भी चलाए गए जितने भी लोग अगर चिन्हित हैं उनके पास जाएगा, उनको वो निरीक्षण करेगा। फिर उसके बाद उनका अगर वो कोरोना संक्रमित होगा तो वो आगे उनकी इलाज भी होगा। इसके निहित ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी हमको सिर्फ 30-30 दवाइयों की किट एक पार्षद के लिए मिली हैं। जैसे ही आगे अगर स्वास्थ्य विभाग और भी प्रोवाइड करेगा तो हम लोग इस तरह का और भी आयोजन करके सारे पार्षदों को 100 पार्षद है हमारे यहाँ वार्डों में, सभी को ये प्रोवाइड कराएंगे अपने अपने क्षेत्रों में ये दवाई प्रोवाइड कराने की। दवा में क्या कर लिया? दवा में 4-5 तरह की दवा है। एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, विटामिन बी है और आइवरमेक्टिन है। इनकी दवाओं कैसे खाने हैं इसके साथ साथ एक शेड्यूल भी दिया जा रहा है कि उनको बताया जाए कि इस तरीके से दवा खानी है। अगर वो प्राथमिक लक्षण है तो ये दवा खा करके वो तुरंत ठीक भी हो सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई और दिक्कत है तो वो ऑक्सीमीटर के द्वारा चिन्हित किए जाएंगे, फिर आगे उनका इलाज आगे किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप जो संक्रमण कार्य फैला हुआ है, निगरानी समितियां हर जगह बनी हुई हैं। माननीय पार्षद गणों के महोदय से सहयोग से जो है उनके वार्डों में आज ये दवाइयों की किट पहुंचाई जा रही है जो कि संदिग्ध मरीजों को दी जाएंगी। उनके सहयोग के लिए जो हमारे सुपरवाइज़र उनको थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जा रही है ताकि क्षेत्र में जो भी संदिग्ध मरीज मिले उसकी सूचना शासन तक तुरंत पहुंचे और जो मृत्यु हो रही है या संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है उस पर हम अंकुश लगा सकें। डॉक्टर, जिस तरह से 90 वार्ड की जनसंख्या है और 30-30 दवाइयाँ प्रत्येक वार्ड को दी जा रही है, तो आगे किस तरह से इसको जैसे जैसे शासन से हमको दवाइयाँ उपलब्ध होती जाएंगी उस तरीके की इस बार अचानक जो है संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है और जैसे जैसे हमको मिलती जाएंगी दवाइयाँ हम लोग इसको उपलब्ध कराते जाएंगे। मंडवाडीह थाना अंतर्गत एक जनरल मर्चेंट में चोरी की घटना कारित करने पहुंचे चोर असफल हुए। मंडवाडीह थाना क्षेत्र के नाथुपुर मड़ौली मार्ग पर मड़ौली निवासी विश्वनाथ प्रसाद के जनरल मर्चेंट को चोरों ने अपना निशाना बनाया लेकिन असफल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार विश्वनाथ प्रसाद का मड़ौली नाथुपुर मार्ग पर राजेश पटेल के यहाँ किराए पर जनरल मर्चेंट का स्टोर है। बीती रात उनका पुत्र संजीत केशरी दुकान में सोया हुआ था, तभी संजीत के अनुसार उसे कुछ टूटने की आवाज आने लगी, जिस पर उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तो एक व्यक्ति काउंटर का ताला तोड़ रहा था। यह देख संजीत ने शोर मचाना शुरू किया तो चोर दुकान में लगे रोशनदान के रास्ते अंदर घुसा था, उसी रास्ते बाहर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेरे मॉल में आज रोशनदान तोड़ के इसके पास एग्जास्ट लगा था, एग्जास्ट तोड़ के वहाँ से रैक के अनुसार रैक के सहारे नीचे उतरा गया। फिर 3 कैमरा काट के काउंटर से चोरी करने की कोशिश की गई।
कितने बजे की घटना है ये 2:10 से लेके 2:26 तक बराबर होते चली है। क्या आप मॉल में ही सोए हुए थे? हाँ, मॉल में सोए थे। आपको कब पता चला कि नहीं इस तरह की जब घटना मेरा है? लॉकर टूटा है तब मुझे आवाज सुनाई, तब मैं उठा। तो क्या आपके उठने से पहले से भाग गया था कि आपने देखे? जब उठा तो जब मैं चिल्लाना स्टार्ट किया तो वो भाग गया। आपने पकड़ने की कोशिश नहीं की इसे? मैं घबरा गया था उस समय। अच्छा, क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, सूचना में 112 नंबर पे, और सुबह चौकी से 2 सिपाही आए थे। बीएचयू एम्फीथिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी अस्पताल का डीएम व कमिश्नर ने निरीक्षण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर मैदान में डीआरडीओ की मदद से बन रहे 750 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का निरीक्षण जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा एवं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 750 बेड का ये हॉस्पिटल 3 सेट में बनाया जा रहा है, जिसमें 250 बेड की 3 कैटेगरी रहेंगे, जिसमें से 250 बेड पूरा वेंटिलेटर रहेगा, जबकि दूसरे 250 में जरूरत पड़ेगी तो मशीन लगाकर इसे ऑक्सीजन युक्त बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसमें सिर्फ रेफर केस एडमिट कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्टाफ नर्स एवं डॉक्टर के विषय में बताते हुए कहा कि इसमें कुछ बीएचयू के स्टाफ होंगे और कुछ सेना से मंगाए जा रहे हैं, जिसके लिए पत्र लिखने का काम चल रहा है। इस अस्थायी हॉस्पिटल को लेकर रोज भारत सरकार से वार्ता भी चल रही है। करीब 90% काम पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में जितना भी और काम बचा है वो भी सारा कार्य पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी टाइप की बातचीत चल रही है। ऑक्सीजन का जैसे हम लोग टाइप हो जाता है, मैन पावर भी हम लोग के 2-4 दिन में आ जाएंगे और बहुत शीघ्र ही ये 750 बेड का अस्पताल है। इसका प्रथम फेज में 250 बेड के जो आईसीयू बने हैं उसको हम लोग बहुत शीघ्र ही संचालित कर लेंगे। सर, इस अस्थायी अस्पताल में किस तरीके के मरीजों की भर्ती? इसमें मरीजों की भर्ती कंट्रोल रूम के माध्यम से ही होगी और जो भी रेफर किए जाएंगे केसेस वो यहाँ पर आएंगे। उसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बना ली है और जहाँ पे जो मेजर जनरल साहब आए हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गया, डीआरडीओ के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गया है और बहुत शीघ्र अस्पताल को संचालित कर दिया। सर, जिस तरह से वेंटिलेटर वगैरह बाहर से भी कुछ मंगाए गए हैं, तो इससे मरीजों को कितनी मदद मिलेगी? पूरी मदद नहीं, करीब 250 वेंटिलेटर के बेड हैं, 50 हमारे बाईपास हैं, कुछ एफएनसी आ गए हैं और बाकी सारे उपकरण भी हमारे करीब आ गए हैं। बाकी अस्पतालों में जहां सीरियस पेशेंट होंगे उनको और जो रेफर होके पेशेंट्स आएंगे केवल उनको लिया जाएगा। सीधी भर्ती यहाँ शुरुआत में नहीं की जाएगी। अगर बेड खाली रहते हैं 3-4 दिन के रनिंग के बाद और लगता है कि सीधी भर्ती की स्टेटस में हम लोग आ गए हैं, तभी ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती दौर में इसमें जो भर्तियां होंगी वो बाकी अस्पतालों से पहले मरीज ट्रांसफर करा के होंगी, ताकि उन अस्पतालों में बेड खाली हो जाए और जिनको सीधी भर्ती पहली बार लेनी है वो उन अस्पतालों में आ जाए। सभी अस्पतालों को हम 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी करेंगे। उनके यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट रेफर करने लायक हैं जो यहाँ भेजे जा सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट बना के तैयार रखें, पहले उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा। इसी प्रकार जितने सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में लोग ऑलरेडी एडमिट हैं उनको यहाँ शिफ्टिंग की आवश्यकता है तो वो होंगे। इसके अलावा ये भी संभावना है कि आसपास के जिलों के जिला अस्पतालों से भी लोग रेफर होके आएँ, इसलिए कुछ बाहर के जिलों के लोग भी यहाँ पे नेचुरली आएंगे, इसलिए पहले रेफरल ही इसको बनाया जाएगा, सीधी भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। तो 3-4 दिन के रनिंग के बाद जो बेड की पोजीशन निकल के सामने आएगी उसके अनुसार इसमें फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। सर, 750 बेड हैं, 750 बेड का बाइफर्केशन कैसे, कितने आईसीयू के लिए हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने सामान्य बेड हैं, ये कैसे सुविधा क्या कहते हैं? इसमें 250 बेड के 3 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 3 अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह आईसीयू है। उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के 2 अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं। हालांकि उन पे भी बाईपैप का और एचएफएनसी का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 एचएफएनसी 50 बाईपैप वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी, ताकि उन 250 की 2 यूनिट्स में 500 लोगों को भी जीवन का संकट आता है तो तुरंत उसके ऊपर भी मशीन लगा के उनका जीवन बचाया जा सके और बाद में ये आईसीयू के 250 बेड के कंपार्टमेंट में उसको शिफ्ट किया जा सके। तो 3 प्रकार से 250 की कैपेसिटी के हिसाब से ये 750 बेड का अस्पताल है। लगभग सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। कल इसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी और सारे वेंटिलेटर्स की टेस्टिंग की जाएगी। 1-2 दिन में सारे डॉक्टर्स हैं वो भी ड्यूटी पे रिपोर्ट करने वाले हैं। 3-4 दिन में इसकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगी। मतलब अगले हफ्ते तक इसके प्रारंभ होने की पूरी जी, अगले हफ्ते इसको प्रारंभ करना ही है। इसमें मोबिलाइजेशन जो ड्यूटीज का है वो लिखा पढ़ी में आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ कुछ डिफेंस से आएंगे, कुछ बीएचयू से आएंगे, दोनों प्रकार से मिला के ये सारी व्यवस्था बन गई है। भारत सरकार से प्रतिदिन इसके बारे में वीसी चल रही है। 1-2 दिन में सारे आदेश जारी हो जाएंगे, लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। इधर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन डाल के टेस्टिंग शुरू हो जाएगी।
जैसे ही स्टाफ आएगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक दिन करा दी जाएगी, उसके अगले दिन अस्पताल चालू करा दिया जाएगा। मौसम खुशनुमा होते ही लोग गंगा घाटों पर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। मौसम खुशनुमा होते ही गंगा घाटों पर लोग पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। लोग सुहाने मौसम की खुशी में कोरोना का डर ही भूल गए और मौके पर पुलिस भी नहीं दिखी। इस दौरान लोग सेल्फी लेने में मशगूल रहे। वहीं घाट के पुजारी ने बताया कि कोरोना काल में हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है, सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि लोग भीड़ लेकर सीधा गंगा घाट चले आते हैं और बदनाम पंडित होते हैं। पुलिस सतर्क जरूर रहती है, मगर जब जाती है तो कई घंटों बाद आती है, इसलिए लोगों का हुजूम जुटता है। गुरुजी क्या करते हैं? हम यहाँ पे हम लोग पुरोहित हैं, पूजा पाठ कराना हम लोग का जो है। तो गुरुजी ये घाटों पर किस तरह से इस समय आप लोगों का कार्य चल रहा है? इस समय ब्राह्मणों के लिए समझ लीजिए कि एकदम मतलब कि कोई मतलब महत्व तो नहीं है। ब्राह्मण इस समय समझ लीजिए कि जो है ब्राह्मण को इस समय खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, और लॉकडाउन में प्रशासन जो है ब्राह्मण को बैठने भी नहीं दे रहे हैं। आखिर ब्राह्मण जीविका पाले तो कैसे पालें? छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो मतलब प्रशासन ने मतलब सबको भगा देते हैं, भैया जाओ अपने अपने घर द्वार। अगर हम लोग घर पर जाके क्या करेंगे? और यहाँ पे हम लोग पेट ऐसा है कि आना होता है और आते हैं हम लोग जो है तो बस अपना बैठे रहते हैं, जो भी 10-20 मिल जाता है लेकिन तो आज तो मौसम गुरुजी अच्छा है, गंगा घाटों पर भीड़ भी है। मौसम अच्छा है, लेकिन प्रशासन का मतलब सख्त आदेश है कि कोई प्रकार का जो है भीड़ भाड़ ना हो। और लेकिन घाटों पर भीड़ तो हो रही है। घाटों पर भीड़ हो रही है, मतलब फिर इसमें प्रशासन मतलब उसको नहीं बोल रहा है। अगर हम लोग बैठ रहे हैं तो प्रशासन आके सबको भगा दे रहे हैं कि नहीं। लोग मास्क वगैरह भी नहीं लगाए हैं। हाँ, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उसको मतलब थोड़ा प्रशासन को चाहिए कि तुम जो आ रहे हैं बाहर के लोग उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाकी हम लोग पुरोहित है तो हम लोग अपना सुविधा और व्यवस्था से हम लोग यहाँ पे अपना कार्य को संपन्न कर रहे हैं। बेटी के इंसाफ की मांग को लेकर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपना वीडियो जारी किया। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने अपना एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पत्नी और बेटी की मृत्यु के बाद मैं काफ़ी आहत हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। आपको बता दें कि इलाज के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मांग मिडविन अस्पताल से परिजनों ने की है। छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने बड़ी बहन के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने मामले के तूल पकड़ने के बाद पूरे मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम गठित की है। इस पूरे प्रकरण में पिता छन्नूलाल मिश्रा ने अपने खुद के वीडियो को जारी कर कहा है कि 3 दिनों में अपनी पत्नी को और अपनी बेटी के मृत्यु होने के बाद मैं काफ़ी आहत हूँ। कुछ लोगों के द्वारा मेरे अस्वस्थ होने की बात कही जा रही थी, मगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी के साथ हुई घटना को लेकर मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरे देशवासियों को हमारा नमस्कार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। कोरोना की वजह से मैं घर में रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद पंडित जी बीमार हैं इसलिए नहीं निकलते हैं घर से। ऐसी बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। 3 दिन के अंदर हमारी पत्नी और हमारी बेटी का निधन हुआ है, जिसकी वजह से सदमे में हूँ। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी संगीता मिश्रा को न्याय मिले। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल को छात्रों से खाली कराया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों द्वारा देर शाम लक्ष्मीबाई हॉस्टल को छात्रों से खाली कराया जाने लगा। हॉस्टल खाली कराने पहुंचे वार्डन के साथ सुरक्षा कर्मियों ने हॉस्टल का ताला तोड़कर इसे खाली कराया। छात्रों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस महामारी में हम कहां जाएंगे, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग को अनदेखा करते हुए कहा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन या हॉस्टल कहीं अलॉट नहीं है, आप लोग कहीं और जाकर रहें।
भंग हो चुका है, इसमें किसी को अलॉटमेंट नहीं है। 6 महीना पहले से बंद है, एक तो आप वैध तरीके से रह रहे हैं, आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ ताला तोड़ के आप रह रहे हैं मकान का, आपके लिए कोई भी अथराइज अलॉटमेंट है तो नहीं, आप खुद ही गलत है, पहले तो इलीगल। सर मैं गलत हूँ, मगर कोरोना काल में मैं कहाँ जाता, मैं पहले बताइए आप। छात्र हैं हम क्यों ताला तोड़ के रहेंगे? यहाँ कैसे आप आ गए? यहाँ पर छात्र रह रहे थे, छात्र सर यार ऐसे कैसे आप कर रहे हैं? आप हर एक रूम यहाँ के सामान के लिए ड्यूटी देता है। हाँ सर, तो उन ताला तोड़ देता, आपको एक भी कंप्लेंट है? आप अपनी व्यवस्था करिए। देखिए कुल मिला के 6 महीने से आप रह रहे थे अवैध तरीके से, उसके बावजूद भी देखिए, सुनिए मेरी बात, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एज ए प्रशासन हर आदमी चाहता था कि दिन है भाई कट जाए गुजर जाए। 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है, उसके डॉक्टर्स, उसकी नर्सेज, सारे लोग यहाँ। गर्भवती होने के बाद भी इस संकट की घड़ी में डॉक्टर दीप्ति दीक्षित लोगों की सेवा में जुटी हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां एक तरफ पूरा विश्व परेशान है, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की एक ऐसी महिला डॉक्टर हैं जो गर्भावस्था में भी लोगों की सेवा कर रही हैं। कैंटोनमेंट स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर दीप्ति दीक्षित गर्भवती होने के बाद भी एक उदाहरण पेश करते हुए महिलाओं के लिए लगातार सेवा में जुटी हुई हैं। उनके द्वारा इस कार्य की सराहना न सिर्फ उनके विभाग के द्वारा बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। मिशन शक्ति को पर लगा रही ऐसी महिलाएं जो अथक और निडर होकर इस वैश्विक महामारी में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ सभी कोविड के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर दीप्ति दीक्षित का ये कार्य काफ़ी सराहनीय है। देखिए हम लोग डॉक्टर्स हैं, इस समय तो सारा काम हम ही लोगों का है। इस पैंडेमिक में सारे पेशेंट्स को देखना, तो फर्स्ट से तो पीछे नहीं हट सकते हैं, वो तो हमारा ड्यूटी है, हमें करनी है। बस ये है कि प्रेगनेंसी है तो हम लोग थोड़ा स्पेशल केयर करते हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजेशन अपने सराउंडिंग्स में करा रहे हैं, डबल ट्रिपल लेयर मास्क का ज़रूरत पड़ने पे पीपी किट पहन के पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं उनके लिए भी हम पूरा यही गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। बस इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं काम करने की। रामनगर एलबीएस अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट मूर्त रूप ले लेगा। रामनगर स्थित एलबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जल्द चालू हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल सत्य है कि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण दर दर भटकना पड़ता था, वो अब बीते हुए कल की बात हो जाएगी, क्योंकि रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में बहुत जल्द ऑक्सीजन प्लांट अपना मूर्त रूप ले लेगा। इसके प्लेटफॉर्म बनाने की कवायद जोरों शोरों से आज देखने को मिली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वही ऑक्सीजन मशीन है जो कि अभी कुछ देर पहले आज ही आई है, परसों आई है, और इसकी पूजा आज सुबह 7 बजे कैंट विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी के कर कमलों द्वारा की गई है, और कुछ दिन बाद ये अपने यथास्थान पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं हम अपने साइड इंचार्ज जी से कि ये साइड इंचार्ज जी जरा आप ये बताएं कि इस मशीन से कितने लोग लाभान्वित होंगे। इसमें जो प्रसारित जो हो रहे हैं, इसी के लिए जो महामारी जो चल रहा है, इसी के लिए इसको लाया गया है तत्काल, ताकि मरीज को परेशानी न हो और आगे बढ़ते रहे। मतलब ये और यहाँ ऑक्सीजन को लाना नहीं पड़ेगा, तैयार होगा, यही बनेगा। ऑक्सीजन की कमी से लोग इधर उधर नहीं भटके। तो ये ऑक्सीजन मशीन ये लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में जो आ गई, इससे जो है कि सिर्फ रामनगर ही नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और आपके चंदौली क्षेत्र के लोग, दूर दराज के गरीब लोग, गरीब तबके के लोग भी लाभान्वित होंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। तो कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, KTV न्यूज, लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी। सीटी के माध्यम से लोग ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों की ज्यादातर भारत में मौत ऑक्सीजन लेवल कम होने से हो रही है। वाराणसी में अब तक 600 से अधिक मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार ये मौतें या तो अन्य बीमारियों के पहले से होने की वजह से या ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हो रही हैं। वाराणसी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए तरह तरह के मशीन इन दिनों बाजारों में खूब बिक रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एक खास सीटी का उपयोग करते लोग दिख रहे हैं। ये सीटी बच्चों के खेलने का खिलौना है, लेकिन लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं
ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। वाराणसी में खास सीटी वाले खिलौने की डिमांड बढ़ गई है। लोगों की माने तो इस खिलौने से ऑक्सीजन लेवल सही रहता है, जिसको देखते हुए इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। यही वजह है कि ये खिलौना जो आम दिनों में 50 से 60 रुपए में बिकता था, आज वो सैकड़ों में बिक रहा है। मैं मैं चाय पीने के लिए आया हूँ। मैंने एक मशीन ऐसा देखा जो कि खिलौने टाइप का है। वो खिलौने नहीं, वो ज़िंदगी बचाने के लिए है। हो सकता है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी बच सकती है इससे। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वो मशीन? बहुत अच्छा लगा। कि आगे भविष्य में हो सकता है बहुत काम दे। रामनगर श्मशान घाट पर शवदाह हेतु भीड़ लग रही है। अब तक तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर ही शवदाह हेतु लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब तो रामनगर का श्मशान घाट भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी सुबह से लेकर रात तक शवदाह के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पंडित दीनदयाल नगर तथा चंदौली से भी लोग आते हैं अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए, जो घंटों इस गर्मी में गंगा की रेती पर बैठे रहते हैं। ऐसे में यहाँ नगर पालिका परिषद के सौजन्य से न तो कोई पेयजल की व्यवस्था है और न ही लोगों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है, जबकि यहाँ के नागरिकों द्वारा नगर पालिका की चेयरमैन से कितनी बार मांग की गई कि इस श्मशान घाट पर टीन शेड तथा हैंडपंप लगवा दिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो आपके पिताजी बीमार थे? हाँ, बीमार थे। कितने दिनों से बीमार थे? बीमार थे लगभग 15 दिन। लगभग 15 दिन से। तो आज उनका अंतिम संस्कार करने आए हैं। और यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई आपके साथ? असुविधा नहीं सर, जो पारंपरिक तौर पे जो हमारा रीति रिवाज है उसी आधार पे हम लोग अपना अंतिम संस्कार। और जैसे कि एक दुर्व्यवस्था होती है तो दुर्व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था बाकी यहाँ बैठने के लिए बैठने की वो टीन शेड नहीं है। टीन शेड नहीं है। और पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए शमशान घाट पे वो नहीं है। सब व्यवस्था अपना करना पड़ता है। आप लोग अपनी व्यवस्था से लैस हो गया था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम ने सभासदों को दिया कोविड मेडिकल किट, जो पहुंचेगी कोविड मरीजों तक। मनवडी थाना क्षेत्र के एक जनरल मर्चेंट में चोरी की घटना कारित करने पहुंचे चोर हुए असफल। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी अस्पताल का डीएम व कमिश्नर ने किया निरीक्षण। और मौसम खुशनुमा होते ही लोग पहुंचे गंगा घाट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।